हेलो मित्रों, क्या आपको मालूम है कि ये पॉलीसाइथीमिया क्या है? क्या आपको मालूम है कि ये चाइना ने कहाँ डेरा डाल रखा है? क्या आपको मालूम है कि जो गर्दन की हड्डियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो इस तरीके के बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपको आज मिलने वाला है इस वीडियो में, और समझेंगे कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही हम अपना ज्ञानार्जन करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका पहला, मानव मस्तिष्क में डूरा माटर क्या है? पहला प्रश्न है, मस्तिष्क में डूरा माटर क्या है? आपके अब ऑप्शन हैं, तो मस्तिष्क और मेरुदंड को जोड़ने वाली हड्डी, गर्दन को मस्तिष्क से जोड़ने वाली हड्डी, एक कठोर बाहरी परत या एक भीतरी परत। ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा सही है ये आपको उत्तर देना है। यदि आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक कठोर बाहरी परत होती है। डूरा माटर में डूरा का मतलब होता है टफ, और माटर मीन्स मदर, टफ मदर, यानी जो जैसे कि बच्चों की सुरक्षा माँ करती है, वैसे ही ये परत जो है बाहरी आघात से मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है आपके पास, वास्को ड गामा, वास्को डी गामा भी हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली डा गामा है ना, तो भारत के कालीकट पर पहुंचा था, कब पहुंचा? प्रश्न है आपका, चार ऑप्शन हैं, तो 18 मई 1498, 17 मई 1498, 17 मई 1602 और 18 मई 1602। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। क्या आपको मालूम है? ये नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, 17 मई 1498 हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो है डेट थी जब वास्को डी गामा जो है वो कालीकट पे पहुंचा था। आगे चलते हैं। जिस समय ये कालीकट पे पहुंचा उस समय किनका राज था? जिस समय वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा वहाँ किसका राज था? प्रश्न ये है आपके पास। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में आपको सही टिक करना है कि कौन सा सही है। तो मैं बताता चलूँ आपको कि जमोरिन, आपको हाईलाइट होता दिखाई दे रहा है, जमोरिन एक्चुअली वो हिंदू राजा हुआ करते थे। उस समय के हिंदू राजाओं को वहाँ के जमोरिन कहा जाता था, तो जमोरिन का राज था। नया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ग्रीवा। देखिए क्या कह रहे हैं, ग्रीवा कशेरुकाएँ यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये कितनी होती है नंबर में, इनके नंबर्स कितने होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं 7, 5, 6, 9, 7, 5, 6, 9। जिनको आता है उन्होंने टिक भी कर लिया होगा, आंसर भी दे लिया होगा मन में। नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ। देखिए 7 होती हैं, इसको हम लोग C1, C2, C3 से लेके C7 तक लिखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो क्या है कि C1, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, C1 को क्या कहते हैं? आपका प्रश्न है कि C1 को क्या कहते हैं? तो भैया C1 को हम लोग एटलस कहते हैं, C1 को एटलस कहते हैं, और C2 को हम लोग एक्सिस कहते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो C1 और C2 होते हैं, ये दो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये हड्डियाँ अगर इन पे ज़रा सा भी आघात होगा, यानी अगर ये टूट गई तो फिर राम कहानी ख़त्म, है ना। तो इसको जो है
ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं रॉक सॉल्ट, क्वार्ट्ज, क्राउन ग्लास, जर्नल ग्लास। तो यार ये ऑप्शन है आपके पास जिसमें से रॉक सॉल्ट का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कहते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। मैं आपको ये बता देता हूँ कि किनके ये देखिए ये क्या हुआ कि ये घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे पहले रॉक सॉल्ट, तो भैया रॉक सॉल्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.56 होता है। क्वार्ट्ज इसका 1.54 होता है। क्राउन ग्लास का वो 1.53 और जो जर्नल ग्लास होता है उसको हम लोग 1.5 तक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे। हमने कहा जरा सा आपको एक्स्ट्रा भी देखिए, ध्यान दीजिए, ये जीएस चैनल है, जीके टू जीएस है ना, तो जीएस जरूर मजबूत रखना है, मेन तभी निकलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पैंगोंग झील समुद्र स्तर से ऊंचाई क्या है? पैंगोंग झील की समुद्र स्तर से ऊंचाई, तो ये पैंगोंग झील कहाँ पर है आपको मालूम है? लद्दाख। तो लद्दाख में है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर है समुद्र तल से, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ये पैंगोंग झील जो है वो इस समय विवाद का विषय भी है। क्यों है आगे के प्रश्न में आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। तो प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? प्रश्न है आपके पास, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या था। तो भाई ये 4 ऑप्शन हैं, अशोक राय, अशोक राव, आनंद राव, सदाशिव राव। तो आनंद राव ये रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, इनका नाम आनंद राव। एक और प्रश्न है आपके पास, इंटरेस्टिंग है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रश्न है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई आपके पास ऑप्शंस हैं C2H2OH, CH3OH, C12H22O11, CsCl3। तो आपका सही ऑप्शन है C12H22O11। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। पॉलीसाइथीमिया, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछा था, ये पॉलीसाइथीमिया क्या है? ये बीमारी का किस कारण से बीमारी हो सकती है? अरे बीमारी कहेंगे क्योंकि ये कैंसर बनाती है। एक्चुअल में ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कहीं कहीं पर एनीमिया का नाम सुना होगा। एनीमिया, यार एनीमिया जो है वो आरबीसी की कमी के कारण होता है, और ये उसका उल्टा है, ये है आरबीसी की अधिकता के कारण। आरबीसी जब अधिक हो जाते हैं तो जो है ये बीमारी होती है, और ये कैंसर का रूप भी ले लेती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना। तो भाई क्वेश्चन है आपके पास, भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में किसे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा। इनमें से कौन सा सही है ये आपको चुनना है। तो भाई असम जो है वो आपका पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल पूर्व में, यानी सबसे आखिरी सीमा में पड़ता है।
इस वजह से ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में एक भव्य बौद्ध मंदिर है, उसका संबंध किस ईस्वी से है? भाई ये जो तवांग शहर में बौद्ध मंदिर है, ये भी एक इशू बना हुआ है, ये भी एक अक्सर चाइना जो है इसके ऊपर अपना दावा करता रहता है ना। तो ये भी एक इशू है जहाँ पर वो उत्पाद करता रहता है, ठीक है ना। तो प्रश्न है आपका, किस ईस्वी से इसका संबंध है? ये 17वीं ईस्वी से इसका संबंध है। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है, लद्दाख के समीप चीनी सेना ने किस झील के पास अपना डेरा डाल रखा है? पैंगोंग, नाम सुना होगा आपने, इस समय तो न्यूज़ भी चल रही है। पैंगोंग झील जो है वो एक्चुअली, ये पैंगोंग झील जो है वो 2/3 एरिया जो है इसका वो चीन के ही कब्जे में, चीन में ही आता है, और 1/3 हमारे उसमें पड़ता है। यहाँ पर ये 134 किलोमीटर ऐसा कुछ एरिया है ये जो कवर करती है झील जो है। इसी तरीके से इसमें एक और विशेषता ये है कि ये झील जो है वो सर्दियों में भी, यानी जब भयंकर सर्दी पड़ रही होती है तब भी जमती नहीं है ना, अलग बात। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। या पैंगोंग की बात करें या इसकी बात करें, देखिए ध्यान दीजिए, पैंगोंग की बात करें या है हम मतलब तो उसके अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मंदिर की बात करें, ये सब इशू हैं जो चाइना हमेशा उठाता रहता है। वो हमेशा जो है यही दिखाता रहता है कि सब मेरा एरिया है ना। आगे प्रश्न है, विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इसमें से 352, 360, 356 ये सब जो है राष्ट्रपति से अनुच्छेद रिलेटेड हैं, और 340 जो है वो आपका सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायत वाली बात करते हैं। खैर वो हमारा इशू ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ये तीनों संबंध हैं, मैं बताता चलूँगा आपको। सबसे पहले तो आपका प्रश्न है उसका उत्तर कि विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। 352 जो है वो अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो पार्लियामेंट के अनुमोदन में से इसे करना पड़ता है, यानी इसको लागू किया जाता है। 1 महीने के अंदर ही इसको जो है पास करना होता है पार्लियामेंट को। और इसमें ये अनुच्छेद 356 जो है ये आपका गवर्नर जो होता है, किसी स्टेट में ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि जो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए या संविधान के हिसाब से कोई बात ना हो या असंवैधानिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को लिखित उससे मतलब पत्र कर दे सकता है और कहेगा कि भाई ये जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो उस पे ये 356 का प्रयोग होता है। इसी तरीके से कोई अगर ऐसी स्थिति हो जाए जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, जैसे कहें कोई ऐसी आपदा हो जाए जिसमें जो आपकी मॉनेटरी वैल्यू है या जो पैसा है उसकी कोई क्राइसिस हो जाए, कोई ऐसी स्थिति हो जाए, तो उसमें 360 का प्रयोग किया जाता है। ये अनुच्छेद 360 उसके लिए है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं। आगे एक क्वेश्चन और है, उसको देख लें आप। तो इनमें से कौन सी नदी बहाव के आधार पर, देखिए ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी नदी बहाव के आधार पर भिन्न है? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, गंगा। मैं आपको और इजी वे में पूछता हूँ कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसका बहाव विपरीत है, यानी दूसरी तरफ है? तो देखिए ताप्ती, नर्मदा, सिंधु ये सब अरेबियन सी में गिरती हैं, जबकि गंगा जो है वो किधर है? आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपको मालूम है। तो यार इस तरीके के कुछ प्रश्न थे जो आपके ज्ञानवर्धन के लिए दिए गए।
आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है, आगे आपको जानकारी चाहिए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो यार, है ना। जय हिंद।